Hello, my dear students and learner of class 8. Today we are going to continue chapter 3rd of civics, that is the Indian judiciary. And today we are going to start this video. First topic of this video is function and power of Supreme Court. तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर उच्च न्यायालय की, तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर और उसके फंक्शन की बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होती है और क्या फंक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द जुडिसिक्शन एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंक्शन कैन बी एलोबरेटेड एज अंडर हैड। ठीक, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो उसे प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड कराता है। और जो फंक्शन है अब हम यहाँ पर अलग अलग हेड्स में पढ़ेंगे। पहला जो हेड है उसका नाम है ओरिजिनल जुडिसेक्शन। सो बच्चों यहाँ पर जुडिसेक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। जो ओरिजिनल जुडिसेक्शन का मतलब है मूल अधिकार क्षेत्र। Under original jurisdiction, the Supreme Court deal with those cases which comes directly under its jurisdiction. These cases may related to center-state dispute between various states, the cases involving the violation of fundamental rights. ठीक, तो मूल अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट उन मामलों से निपटता है जो उसके सीधे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ उन मामलों से निपटता है जो सीधे उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ये मामले कौन कौन से हैं, है ना। पहला है केंद्र राज्य विवाद, यानी कि सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट। केंद्र का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में अगर स्टेट है तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है तो द केस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है तो भी उस पर जो कार्यवाही करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपीलाइट जुडिसेक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट फॉर द जुडिसेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, यानी कि जो उसके निर्देश हैं वो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी मान्य होते हैं। ठीक, तो व्हेन समवन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, तो जब कोई राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर पुनर्विचार करता है, इसीलिए सर्वोच्च कोर्ट को अपीलीय क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। यानी कि ये है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उस दोबारा से याचिका दायर कर सकता है ताकि उसके केस को दोबारा कंसीडर किया जाए। इसीलिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलाइट जुडिसेक्शन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिट जुडिसेक्शन। रिट जुडिसेक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। When someone feel that their fundamental rights are violated or they are deprived of their fundamental right, they can directly file petition in the Supreme Court for the redressal. Okay, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, यानी कि प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। जब किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उल्लंघन मतलब वायलेटेड किए जाते हैं, या वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह गया है। ठीक है, वंचित मतलब डिप्राइव्ड ना, वंचित रह गया है, तो वह सीधे निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में
याचिका दायर कर सकता है। यानी कि वो डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकता है, कहाँ फाइल पटिशन लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो वो सीधे निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर करना, फाइल करना पटिशन। सुप्रीम कोर्ट तक मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट के रूप में विशेष अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास स्पेशल अधिकार होते हैं, मतलब स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं। किसके लिए स्पेशल ऑर्डर होते हैं? जिनको वो रिट्स के रूप में लागू करने का विशेष निर्देश देता है, स्पेशल ऑर्डर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी जुडिसेक्शन। In addition to the above discussed function of the Supreme Court, sometime it has to perform advisory function also. तो अगला जो है इसका ये है सलाहकार क्षेत्र अधिकार। ठीक है, जुडिसेक्शन का मीन्स क्षेत्र अधिकार और एडवाइजरी का मीन्स होता है सलाहकार। सुप्रीम कोर्ट के उक्त का मतलब होता है अबव डिस्कस्ड, है ना। अबव डिस्कस्ड फंक्शन के अलावा, फंक्शन मीन्स कार्यों के अलावा कभी कभी इन्हें सलाहकार कार्य भी करने पड़ते हैं। कभी कभी भारत के राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए अदालत में सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले का उल्लेख कर सकते हैं। इसका मीन्स ये है, समटाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस टू द कोर्ट फॉर हिज एडवाइस। तो इसका ये भी मीनिंग है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो कभी भी पब्लिक मैटर से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। However, the president is not bound to accept the advice or suggestion made by Supreme Court. हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह या सुझाव को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। बाध्य मतलब होता है वो बाउंड नहीं है, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो उनको फॉलो करे ही करे, है ना। तो ये सलाहकार के रूप में भी इसका एक क्षेत्र अधिकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देती है किसको, राष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। एट द स्टेट लेवल it is the highest organ of judicial administration. There are about 21 high courts in India and 28 states for 28 states and 7 union territories. देखिए, बात करते हैं हम हाई कोर्ट की यहाँ पर। तो जो हाई कोर्ट होते हैं वो हर स्टेट में होते हैं। हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है हर स्टेट में, हर राज्य में इस्टेब्लिश किया गया है। एट स्टेट लेवल, स्टेट के लेवल पर ये जुडिसेक्शन का सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है। और 21 हाई कोर्ट्स हैं अभी इंडिया में, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। सो हम अगला टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हैव वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और हर स्टेट में हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि कुछ जगह पे जो हाई कोर्ट हैं उसमें ज़्यादा जजेस होंगे, कुछ जगह जो हाई कोर्ट है उसमें कम जजेस होंगे, है ना। तो जो स्टेट जितना बड़ा है उस स्टेट में उतने ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस होंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस लगती हैं, एक ग्वालियर में लगती है, ठीक है, और एक इंदौर में लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके ज़्यादा जजेस होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसका क्षेत्र कम है, जिसका क्षेत्रफल कम है, मतलब एरिया कम है, तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट होगा उसमें जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो कम होंगे, ठीक है। और ये आपके सामने एक पिक्चर है, जैसे ये हाई कोर्ट है मुंबई का। ओके, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद।
और गवर्नर से, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करने के बाद। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का। बाकी जजेस के सिलेक्शन के लिए भी जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस स्टेट के और गवर्नर से कंसल्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की, हाई कोर्ट की क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है ना, हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफ़िकेशन की। इन ऑर्डर टू बिकम द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है तो ये उसके सामने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस हैं। सबसे पहले वो शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। सेकंड, मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट का उसको 10 साल, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का उसको एडवोकेट होना चाहिए और उसका अनुभव उसे कम से कम 10 साल का होना चाहिए। मस्ट बी वेल नोन राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कि एक अच्छा राइटर होना चाहिए किसकी फील्ड में, लॉ की फील्ड में। ओके, अगला टॉपिक है इसका टेन्योर। टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल। तो जज यानी कि हाई कोर्ट के जज का जो कार्यकाल है वो 62 एज तक का है, यानी कि वो 62 एज तक ऑफिस में वर्क कर सकता है हाई कोर्ट। दे में रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इन राइटिंग, अगर वो चाहे तो अपने ऑफिस से रिज़ाइन भी दे सकता है राइटिंग में। दे कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट। हमने इम्पैचमेंट की बात की थी लास्ट प्रोसेस में, तो इम्पैचमेंट के थ्रू उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। टर्मिनेट मतलब होता है निष्कासित कर दें, यानी कि निकाल देना अपनी जॉब से। और इम्पैचमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर ये प्रूफ हो गया कि जो जज है उसका जो बिहेवियर है उसने मिसबिहेव किया है या इनकैपेबिलिटी, यानी कि उसकी अब क्षमता नहीं है जजमेंट की, तो अगर उसकी कार्य क्षमता नहीं है या उसका मिसबिहेव अगर प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है। तो ये था यहाँ पर टेन्योर किसका, हाई कोर्ट के जजेस का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैलरीज एंड अलाउंस, अदर अलाउंस। अलाउंस का मतलब बताया था मैंने फैसिलिटीज़। तो जो चीफ जस्टिस है और जो जज हैं हाई कोर्ट के आर पेड हाई सैलरी फ्रॉम एंड अदर अलाउंस फिक्स बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, ठीक है, और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको हाई सैलरी दी जाती है और उनको अलाउंस यानी कि कुछ फ़ायदे भी दिए जाते हैं, फैसिलिटी भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पार्लियामेंट फिक्स करता है टाइम टू टाइम। दे आर ऑल्सो एंटाइटल फॉर द फ्री अकोमोडेशन, उनको रहने की जो सुविधा है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र द जज ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। पर हम बात करेंगे सबसे पहले हाई कोर्ट के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हाई कोर्ट का वो है ओरिजिनल जुडिसेक्शन, यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र में। अंडर Indian Constitution, under Article 226, empower the High Court to issue a writ to any person or authority within its jurisdiction for the enforcement of fundamental rights or rights their violation or against their violation। तो मूल अधिकार क्षेत्र यानी कि ओरिजिनल जुडिसेक्शन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट को अधिकार है यानी कि अथॉरिटी है, ठीक है, कि वह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी कर सकता है, यानी वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अथॉरिटी को क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है कि इस प्रकार का जो अगर उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स से तो उसको चेतावनी वहाँ पर दे सकता है। यह राज्य चुनावों से संबंधित विवादों को भी
सीधे तौर से सुनता है। यानी कि जब राज्य सरकार में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? हमारे हाई कोर्ट में, उस स्टेट के हाई कोर्ट में हो सकती है। ठीक है। अगला जो जुडिसेक्शन है जहाँ पर हाई कोर्ट फंक्शन कर सकता है वो है आपका अपीलेट जुडिसेक्शन, यानी कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार। So, High Court here appeals on both civil and criminal cases against the decision of subordinate courts or district court and review their judgment. तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायालय के, न्यायालय का मतलब होता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो उच्च न्यायालय है यानी कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, वो जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पर अपील करता है और उसके निर्णय को की समीक्षा करता है। उच्च न्यायालय ऐसे मामले में नए सिरे से फैसला देने की शक्ति रखता है। देखिए इसका मतलब क्या है, आपको बहुत समझ में बहुत अच्छे से आ सकता है ये। तो जो हाई कोर्ट है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, यानी कि सिविल केसेस का मतलब मैंने आप लोगों को जो बताया था अभी हिंदी में, उसका मतलब होता है दीवानी। ठीक है। और क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है फौजदारी। ठीक है ना। तो क्रिमिनल केसेस है ना और सिविल केसेस दोनों ही केसेस के मामलों को ये रिव्यू कर सकता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट में क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस से रिलेटेड कोई अगर फैसला हुआ है ना, तो उसको ये चैलेंज कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकते हैं हम लोग किसमें? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब फैसला, तो जो नए सिरे से फैसला दे सकता है कि मतलब जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या सबॉर्डिनेट कोर्ट ने दिया था उसके बिल्कुल अलग दूसरा फैसला भी दे सकता है अगर उसको ठीक लगता है तो। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एपीलेट जुडिसेक्शन, यानी कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ओके। Now the next function of High Court that we are going to study is the advisory jurisdiction, means सलाहकार क्षेत्र अधिकार। So according to the article 227 of the Indian Constitution, the High Court can extend its power of superintendence to all the courts in its jurisdiction except those dealing with armed forces operating within its टेरिशियल जुडिसेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके आर्टिकल 227 ये अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर सकता है। यानी कि वो अपने अंडर आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर कंट्रोल कर सकता है, उसके पास इस बात की पावर है। लेकिन उनको छोड़कर जहाँ पर वो आर्म फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व हैं, यानी कि अगर कोई कोर्ट लोअर कोर्ट है, ठीक है, और वो आर्म फोर्सेस को ऑपरेट कर रहा है ना, अपनी अधिकार क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता हाई कोर्ट। इसके आगे और भी हैं। अंडर द आर्टिकल 228 द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर एक दूसरा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है हाई कोर्ट को, अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल 228 के तहत कि उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों के कामकाज के परीक्षण भी कर सकता है। यानी कि ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट चल रहे हैं, है ना, उनके फंक्शन को वो सुपरवाइज कभी भी कर सकता है हाई कोर्ट, है ना। इसके पास जुडिशियल रिव्यू का भी ऑप्शन है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है। अगले कोर्ट का नाम है आपका रेवेन्यू कोर्ट। देखिए रेवेन्यू कोर्ट से एक ऊपर कोर्ट और होता है जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है ना। हाई कोर्ट के बाद जो उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। और वो किसके अंडर वर्क करता है? वो करता है अंडर वर्क हाई कोर्ट के अंडर वर्क करता है। उसके बाद आता है एक रेवेन्यू कोर्ट। केस रिगार्डिंग द पेमेंट
collection of land revenue, property tax or any kind of money are deal with the revenue code। देखिए पेमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो केस होगा, जैसे कि लैंड रेवेन्यू से कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर किसी भी प्रकार से मनी से जुड़ा हुआ अगर कोई केस होगा वो तो कहाँ पर जाएगा, वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो रेवेन्यू कोर्ट का आपके सामने ये लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द अपेक्स रेवेन्यू कोर्ट ऑफ द स्टेट लेवल। तो ये जो बोर्ड होता है रेवेन्यू का, यही सेंट्रल अथॉरिटी होती है इसके पास स्टेट लेवल पर। ठीक है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, और इससे नीचे का जो कोर्ट होता है उसको तहसीलदार या नायब तहसीलदार भी हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है आपका न्याय पंचायत। तो जो न्याय पंचायत है उसमें जस्टिस होता है विलेज लेवल पर। ठीक है, न्याय दिया जाता है विलेज लेवल पर। ठीक है ना, इट कैन गिव इट्स जजमेंट ऑन प्रिटी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। देखिए ये जो अपना जजमेंट दिया जाता है न्याय पंचायत में, ठीक है, ये छोटे मोटे क्रिमिनल या फिर सिविल केसेस पर दिया जाता है। डिसीजन टेकन बाय द न्याय पंचायत कैन बी चैलेंज इन द हायर कोर्ट। तो जो भी निर्णय दिया जाता है न्याय पंचायत के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है कहाँ पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, टाइप ऑफ जुडिशियल केसेस। तो जुडिशियल केसेस कितने प्रकार के होते हैं, पहला है आपका सिविल केस, है ना, और दूसरा है आपका क्रिमिनल केस। तो सिविल केसेस कौन से होते हैं, सिविल केसेस आर दोज केसेस विच इन्वॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन और इंस्टीट्यूशन। तो सिविल केसेस वह केस होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में मतभेद यानी कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दीज केसेस आर कंसर्न विद द प्राइवेट राइट्स, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स, लॉ सूट आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिविल केसेस। सिविल केसेस के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट अधिकार, ठीक, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो, डिवोर्स और लॉ सूट से रिलेटेड सिविल केसेस आ सकते हैं। इस केसेस में जो क्लेमेंट है ब्रिंग द क्लेम अगेंस्ट द डिफेंडेंट, द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट in accordance with the law. Civil cases can be solved outside the court। देखिए यहाँ पर ये जो केसेस होते हैं इसमें जो व्यक्ति होता है जिस पे क्लेम किया जाता है उसको अपना क्लेम को डिफेंड करना होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति पर क्लेम किया गया कि उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो उसको यहाँ पर डिफेंस करना होगा और उसको बताना होगा कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा है ना, तो उसको डिफेंड करना होगा अपने आप को उस क्लेम से, जो क्लेम उस पर लगाया गया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इस प्रकार के जो कोर्ट हैं वो लॉ मतलब कि कोर्ट के बाहर भी सॉल्व हो जाते हैं इस प्रकार के केसेस, और जो कोर्ट है इस प्रकार के केसेस को सुलझाता है लॉ के अधिकार से, यानी कि कानून के अधिकार से, नियम के अधिकार से ही वो इस प्रकार के केसेस को सॉल्व करता है और उन पर निर्णय सुनाता है। अगला जो केस है वो है क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में सोसाइटी के अगेंस्ट जितने भी क्राइम होते हैं उसके बारे में ये केसेस होते हैं, जैसे चोरी होना यानी कि रॉबरी होना, मर्डर होना, फिज़िकल इंजरी होना, ड्रंकिंग ड्राइविंग यानी कि शराब पी के ड्राइव करना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि क्रिमिनल केसेस के। द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। तो जो कोर्ट होती है वो इस प्रकार के झगड़ों को या इस प्रकार के केस को सुलझाती है लॉ के अकॉर्डेंस। लॉ का मतलब नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। द कोर्ट अवॉर्ड पनिशमेंट टू द गिल्टी। तो जो कोर्ट है वो पनिशमेंट देती है गिल्टी को उसके ट्रायल के बाद। द पनिशमेंट वुड रेंज फ्रॉम पेटी फाइन टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन एग्जीक्यूशन। तो जो पनिशमेंट हो सकता है वो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा फ़ाइन दे दिया जाए या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, या फिर इवन एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है
आजीवन कारावास। ठीक, इन दिस टाइप्स ऑफ केसेस द डिफेंडेंट इज प्रोनाउंस गिल्टी और नॉट गिल्टी। इस प्रकार के जो केसेस हैं उसमें जिस व्यक्ति पर केस चल रहा है उसको या तो गिल्टी या नॉट गिल्टी कहा जाता है, यानी कि गुनहगार या बेकसूर कहा जाता है। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहा जाता है जनहित याचिका। जनहित याचिका मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको शॉर्ट में PILB कहते हैं हम। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ इक्वल एक्सेस टू द कोर्ट, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। पुअर पीपल ऑफन डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर परसुइंग अ केस। देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है इंडिया में कि हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार है कि वो कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, और कोर्ट में किसी भी केस को लेके आ सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता। जो गरीब लोग हैं यानी जो पुअर पीपल हैं उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो एक केस लड़ सके, एक केस को परस्यू कर सके। टू अ पुअर पर्सन हु डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस। देखिए एक जो गरीब आदमी होता है, एक पुअर पर्सन होता है, वो अपनी मजदूरी पे यानी कि डेली वेजेस पे डिपेंड करता है ना। वेजेस का मतलब होता है बच्चों मजदूरी। द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट। तो जो आइडिया है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट जाके जस्टिस के लिए, न्याय के लिए दरख्वास्त करे कोर्ट से। ठीक है, इस प्रकार का आइडिया जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी पुअर है। ठीक है, और उसके पास हालांकि फंडामेंटल राइट है ये करने का। हमारा जो संविधान है वो ऐसे व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन की वजह से ऐसा नहीं करता, है ना। टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL, यानी कि जनहित याचिका। अब जनहित याचिका एक्चुअली में है क्या है? इन केस ऑफ वायलेंस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। देखिए अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उनको तोड़ा गया है, तो जो सिटीजन हैं डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अपने स्टेट के। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कंट्री द पावर टू डिसाइड ऑन फंडामेंटल राइट इज़ गिवन टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है तो फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी नियम हैं, जो पावर है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो हाई कोर्ट के पास भी है, क्योंकि कंट्री हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, सो इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट अगर तोड़े जाते हैं, मौलिक अधिकारों का तोड़ा जाता है, ठीक है, तो दीज कोर्ट्स कैन इमीडिएटली इशू अ रिट फॉर देयर इन्फोर्समेंट। तो जो ये कोर्ट हैं यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, इसके फेवर में रिट लिख के तुरंत इशू कर सकते हैं। PIL फाइल किया जाता है, PIL में बी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो जो PIL है ना, वो फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, यानी कि हम PIL को हाई कोर्ट को भी लिख सकते हैं और जनहित याचिका हम सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दी जा सकती है? एक लोगों के समूह द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, और उन लोगों के लिए जिन लोगों के जो फंडामेंटल अधिकार हैं उनको तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है। ठीक है, या उनके खिलाफ उनको बचाने के लिए, जस्टिस के लिए, है ना, तो उनके बिहाफ पर कोई भी PIL दायर कर सकता है। PIL एडमिट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों में व्हेन कन्विंस्ड दैट द केस इज़ फॉर द पब्लिक कॉज। लेकिन अगर ये साबित कर जाए
कर दिया जाए कि ये जो केस आया है वो जनहित में है। जनहित का मतलब, जन का मतलब होता है लोग और हित का मतलब होता है फ़ायदे में, तो पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये, इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फिर दायर कर लिया जाता है और उस पर सुनवाई की जाती है ना। तो ये था आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, सो नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding this chapter, you can mention your problem in the comment box or you can directly contact to me. So if you like this video, just hit the like button and comment down below, and thank you for watching this video.